Good evening, everyone. Evening. So we have today with us Mr. Umesh Agrawal. He is a geopolitics analyst, actually. So we are going to discuss with him about the BRICS summit that is going on in South Africa. So, Mr. Umesh, welcome to our studio. नमस्कार सर जी. Namaskar. Namaskar. नमस्कार. So, बस as we बस आई all वुड लाइक टू बस आई वुड लाइक टू करेक्ट यू कि ब्रिक्स का समिट अभी कंक्लूड हो चुका है साउथ अफ्रीका में. आज 24 तारीख को okay, कंक्लूड हो चुका है. okay. So today was the last day. Okay. यस. So we are going to discuss about the development that we have seen in BRICS summit. And so 6 new members have been taken into the this group, actually, this BRICS group. So I would like to know from you, so which are these 6 nations actually, and what is the impact of becoming the entry of the new members actually? So what is the impact on the BRICS, and what do you think will be the impact on geopolitics? So can you please enlighten us? देखिए, ब्रिक्स एक 5 मेंबर ग्रुप है ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अभी इस ग्रुप के अंदर राइट नाउ द ग्लोबल जीडीपी ऑफ दिस ग्रुप इज अराउंड 25 टू 26 ट्रिलियन डॉलर्स, जिसमें चाइना इज अराउंड 18 ट्रिलियन डॉलर और बाकी 4 कंट्री मिला के 8 ट्रिलियन है. Okay. अब ये हुआ था कि 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो तब अमेरिका ने उनको अपने स्विफ्ट डॉलर पेमेंट मैकेनिज्म सिस्टम से उनको बाहर कर दिया. रातों रात रशिया was not able to do trade, मतलब बाकी सब कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी. तो अमेरिका क्या कर रहा था, अपनी ये जो ग्लोबल डोमिनेशन है डॉलर को, उसको वेपनाइज करके कंट्रीज की ग्रोथ रोक रहा था. उन्होंने पहले भी ईरान के ऊपर भी किया है. Yeah. सिमिलरली बहुत लोग परेशान हो चुके थे कि इस अमेरिकन दादागिरी से, और इस जिसको जियो पॉलिटिक्स में हीगोमनी बोलते हैं, और इस हीगोमनी को समाप्त करने के लिए दे वांटेड ग्रुपिंग. तो ये 5 कंट्रीज की ग्रुपिंग हुई है, और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि लेट अस एक्सपेंड इट्स स्कोप. तो उस स्कोप के लिए उन्होंने सब जगह से एप्लीकेशंस मंगवाए, और अराउंड 40 कंट्रीज ने वर्बली बोला था कि अब दे वांट टू ज्वाइन. इवन फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रॉन, उन्होंने भी बोला था कि वी आई वांट टू अटेंड द ब्रिक्स समिट, पर उन्हें किया नहीं गया था. उसके अलावा 23 कंट्रीज ने रिटर्न रिक्वेस्ट दी है, और आज 6 कंट्रीज को लिया गया है. उसके अंदर है अर्जेंटीना, इथियोपिया, फिर बाद में इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई. ये 6 कंट्रीज को लेके एक कॉमन एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर ये सारे कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे लोकल करेंसीज में. जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया और रशिया का जो ट्रेड होता है, वो अभी हम लोकल करेंसी में कर रहे हैं. बिल्कुल. थोड़े दिन पहले इंडिया यूएई का जो क्रूड का तेल जो डील हुआ था, वी हैड डन इट इन लोकल करेंसी. सिमिलरली बाकी सब कंट्रीज भी आपस में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और आगे जाके कुछ फ्रेमवर्क बनेगा जिसके के अंदर पेमेंट सेटलमेंट एंड अदर थिंग्स, वो बात की बात है. उन्होंने वो विजन लेके आ चुके हैं. तो आज ये देखा जाएगा कि इन 6 कंट्रीज के आने से ब्रिक्स स्ट्रांग हुआ है. राइट नाउ अभी ये ब्लॉक अराउंड 30 टू 31 ट्रिलियन डॉलर्स का ब्लॉक हो गया है. एंड अगर आप देखा जाए तो 6 कंट्रीज ऐसे हैं विच आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और ऐसी कंट्रीज है जैसे रशिया और इंडिया, और जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज भी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया भी स्पेस एक्सप्लोरेशन और सब जगह जा रहा है. इंडिया का जो यूपी है, इट इज नाउ बीइंग उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है बहुत सारी कंट्रीज में. तो ये एक ग्रुपिंग है जिसके अंदर इंडिया के बहुत सारे बेनिफिट्स है. बहुत अच्छी बात है. तो आज का जो हम लोगों ने देखा कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया ब्रिक्स का, उसमें उन लोगों ने कहा है ऐसा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रिवैम्प किया जाए, क्योंकि बिना उसके ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है नहीं, और ये उतना इफेक्टिव नहीं है.
तो ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है ब्रिक्स का, है ना, को यूएनएससी के रिफॉर्म के लिए, उसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसका आपको जियो पॉलिटिक्स पे क्या असर दिखता है? देखिए, ये ग्रुपिंग इज एन एंटी वेस्ट ग्रुपिंग, जो एंग्लो सैक्सन ग्रुप है उनके अगेंस्ट में। इस ग्रुपिंग में अगर देखा जाए तो ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका को बोला गया है कि आप इनको सपोर्ट किया जाएगा कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको परमानेंट मेंबर रखने के लिए। इंडिया की पॉपुलेशन आज की डेट में देखें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। 145 करोड़ लोग हैं हमारे। तो हमारा नेचुरल चॉइस होता है, एंड वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज वेल, एंड वी आर ऑल्सो राइजिंग इकोनॉमी एज वेल। साउथ अफ्रीका इज अ ब्लॉक ऑफ अफ्रीका इज अ ब्लॉक ऑफ अराउंड 54 कंट्रीज का ब्लॉक है। तो वहां से भी एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और वहां पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका। और लैटिन अमेरिका में जो है ब्राजील, ब्राजील इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट इंडिया से भी ज्यादा उसका लैंड मास है, एंड और एक बहुत ही डेवलपिंग इकोनॉमी भी है। तो उधर भी प्रोपोर्शनेट होगा। तो देयर इज अ कॉल फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और मोस्ट लाइकली जो अभी परमानेंट 5 है वो परमानेंट 10 बन जाए। इसके अंदर इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील के अलावा जर्मनी और जापान का भी आने की संभावना है। और ये बहुत जरूरी है रिफॉर्म्स। और आज इस डिक्लेरेशन के बाद अगर फ्यूचर में कोई रेजोल्यूशन आता है यूनाइटेड नेशन के एक्सपेंशन का, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा चाइना को। चाइना विल हैव टू सपोर्ट इंडिया फॉर इंक्लूजन इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपने सुना होगा कि सब लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूएनएससी इज बिकम इररिलेवेंट एंड अदर थिंग्स। ये इररिलेवेंस की बात नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय P5 वो करना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कल ऐसा भी हो सकता है, अगर चाइना अगर नहीं माने तो इंडिया कैन टेक द लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ and go without China as well. India is now taking कितने सारे पैक्स बना रहे हैं, I2, U2, फिर बाद में BIMSTEC, मतलब बहुत सारे पैक्ट बना रहे हैं इंडिया, मतलब और इतने सारे कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। हमारा यूपीआई बढ़ रहा है, लोकल करेंसी ट्रेड बढ़ रहा है, और जिस हिसाब से हमारे एस जयशंकर की डिप्लोमेसी है, सो ही इज नाउ एमर्जिंग एज अ सुपरस्टार ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। जिस हिसाब से उन्होंने वेस्टर्न नैरेटिव को डीबक किया, जब इंडिया रशियन ऑयल ले रहा था, अपनी बात रखी तो सबको मनवाया कि बॉस हमको जरूरी है, वी आर 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, आपको समझना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। वो एक इफेक्टिवली रखे, और उनकी बात सुनी भी जाती है, क्योंकि ही इज अ सीजन डिप्लोमेट। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि इंडिया एंड चाइना इस ब्लॉक में दोनों को गेन हुआ है। अगर आज के एक्सपेंशन में देखा जाए तो एक न्यूट्रल जैसा है। बट एक चीज नोट कर लीजिए, मैं एक और एक कॉन्टेक्स्ट में देना चाहता हूं कि लास्ट ईयर G20 समिट में सऊदी अरेबियन मोनार्क मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आने वाले थे, और फिर इधर से वो बाली जाने वाले थे। अचानक वो चीज रद्द हो जाती है, और नवंबर में बाली समिट होता है। उसके बाद दिसंबर में चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में एक पैक्ट होता है, जिसमें उन्होंने कोऑपरेशन एंड अग्रीमेंट साइन किया जाता है। सेकेंड, उसके बाद आप देखिए ईरान और सऊदी के बीच में चाइना ने एक तरह से ट्रूस ब्रोकर करवाया था, कि दोनों ऑपोजिट पोल है इस्लामिक वर्ल्ड के, बट चाइना वाज एबल टू मेक अ पैक्ट विद इंडिया। तो देखा जाए तो इन दोनों के आने से चाइना थोड़ा स्ट्रांग जरूर हुआ है, बट इंडिया के भी, बट इंडिया अगर आप देखा जाए तो इंडिया ने भी अपने कार्ड्स अच्छे खेले हैं, एंड इट्स हैज अ फेवरेबल रिलेशनशिप विद बोथ सऊदी अरेबिया एंड ईरान। बट चाइना से थोड़ा कम जरूर है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी है 19 ट्रिलियन और हम है 3.7, तो एक 1/5 है चाइनीज इकोनॉमी के। तो जरूरी, और एक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसके दैट ओवरशैडोस एवरीथिंग, उसके तो चाइना का क्लाउड रहेगा। भले ही कोई नहीं माने, बट आप ही कुछ समझ लीजिए, कहाँ 19 ट्रिलियन और कहाँ 3.7 ट्रिलियन, उसमें आप समझ लीजिए। बस इंडिया का अच्छा चीज है कि दे आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद यूएई के साथ। जिस हिसाब से हमारा भी रिलेशनशिप बढ़ रहा है, और जिस हिसाब से हमें यूएई को सपोर्ट कर रहे हैं, और यूएई भी हमें सपोर्ट कर रहा है। जैसे अभी कुछ पेमेंट्स अगर हमको करने पड़ते हैं, रशिया कभी नहीं लेता है रूबल्स में, तो हम दिरहम्स में करते हैं।
रशिया इज ऑल्सो विलिंग टू टेक द पेमेंट्स इन dirhams। तो इस हिसाब से इंडिया का भी एक पार्टनर आ गया यूएई। द अदर पार्टनर इज इथियोपिया। इथियोपिया में क्या हो रहा है अभी, इथियोपिया के अंदर मिनरल्स है, एग्रीकल्चरल लैंड है, और इंडियन गवर्नमेंट उधर बहुत ट्राई कर रहा है टू डेवलप एंड फोस्टर रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू कंट्रीज। तो इसके लिए इथियोपिया भी इज लाइक अ सेमी न्यूट्रल कंट्री। फिर आता है ये कंट्री आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इस ब्लॉक में इसके लिए घुसा है कि अगर आप देखा जाए कि अर्जेंटीना और यूके के बीच में प्रॉब्लम्स है, और उसको लेके आने के, हाँ, बट इसमें हमारी अपॉर्चुनिटी है। आज ऐसा है कि अर्जेंटीना ने अभी बोला है कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर तेजस, तेजस लाइट तेजस एयरक्राफ्ट तेजस है, दे आर इंटरेस्टेड इन तेजस, they have made some purchases, they have ordered some defense equipments for us also। and अगर लास्ट कंट्री में जिसकी बात करना चाहूंगा, ईरान। ईरान और इंडिया के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। अगर 2000 यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन 2010 या 11 में लगा दिया था, उसके बाद ईरान और इंडिया रूपी में ट्रेड करते थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमको बंद करना पड़ा। फिर भी ईरान कि इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर। बट और एक चीज आपको सोचना पड़ेगा, चाइना इज कमिटेड $400 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईरान 25 साल के लिए। तो वहां पे एक तरह से एक एडवांटेज है चाइना के ऊपर कि 6 लोगों में उनकी थोड़ी सी एज मैं मानता हूं, बट मोरलेस ऐसा नहीं है कि इंडिया हार चुका है। इंडिया इज ऑल्सो गॉन समथिंग, और उन्होंने फोर्स किया है चाइना को कि दे हैव टू एक्सेप्ट इंडिया रोल इन द यूएनएससी, तभी वो रिलेवेंस हो सकता है। अगर चाइना सपोर्ट नहीं करता है फ्यूचर में यूएनएससी में ये प्रपोजल, अगर बाई चांस कोई चीज में वीटो नहीं करता है, तो ब्रिक्स भी नहीं रहेगा। क्योंकि तीनों कंट्रीज, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, तीनों कंटेंडर है P5 में, P10 में आने के लिए। तो इसमें एक बड़ी बात यह है, चलो ब्रिक्स समिट में इन लोगों ने डिक्लेरेशन दिया है और रिक्वेस्ट उन्होंने किया है, लेकिन पहले से जो भी मेंबर हैं वहाँ पे, ठीक है, अभी तो जियो पॉलिटिक्स में पर्दे के पीछे बहुत सारा गेम चलता है। खासकर जो यूएसए हैं और अभी के जो 5 नेशन हैं, जिसमें कि रसिया और चाइना जो कि ब्रिक्स में भी हैं, तो वो कभी भी इस बात पे राजी नहीं हुए कि भाई हमारा जो यूएनएससी का जो काउंसिल है इसको रिवैम्प किया जाए। ये रिक्वेस्ट तो बहुत दिनों से हो रहे हैं और कभी भी उन लोगों ने इसको माना नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा उनकी जो हीजमोनी है जो P5 नेशंस के हैं उसको डायरेक्टली चैलेंज करता है। तो आपको लगता है कि ब्रिक्स के समिट में ऐसा डिक्लेरेशन देने से उन लोगों के माइंडसेट पे कुछ इसका असर होगा? देखिए, इंडिया की मेंबरशिप इतने दिनों से ओनली चाइना वाज अपोजिंग, और आज के डिक्लेरेशन के बाद इंडिया का स्टैंड तो क्लियर हो गया है। बट अब क्या हो सकता है, पेचीदगी क्या हो सकती है कि बाकी मेंबर्स के डिस्कशन के ऊपर उसको डिले किया जा सकता है। बट एक चीज है कि एनी टाइम फ्यूचर में जब भी एक्सपेंशन होगा तो इंडिया कंफर्म्ड है। ब्राजील, अगर ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है और रशिया है, ऑलरेडी दे आर सपोर्टिंग। चाइना अपोज कर रहा था, आज के डिक्लेरेशन के बाद वो भी क्लियर हो चुका है। तो मेरा ये मानना है, और दिस इज वन ऑफ द वेरी, इसको मैं बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक जीत मानता हूं जो इस समिट में रहना चाहिए। बट आप देखेंगे लोग इसको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो ये जो ब्रिक्स का जो नैरेटिव चला रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू से कि यूनाइटेड नेशंस हैज बिकम डेड, मतलब इट इज अ डेड बॉडी एंड अदर थिंग। बस ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर चेंजेस लाने जरूरी है, और एक तरह से कंसेंसस जब होगा तब चोकिंग पॉइंट होता है, जब किसी का भी काम नहीं होगा तब बाद में कंसेंसस के थ्रू चेंजेस भी आते हैं। ये मेरा मानना है। नहीं, इस तरह के एक चेंजेस तो हम लोगों ने देखे हैं पिछले दिनों में, कि जैसे G7 कंट्रीज का ग्रुप था इन लोगों का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज थी और सिर्फ जापान ही था एशियन कंटिनेंट से। तो उसको इन लोगों को रिवैम्प करना पड़ा और उसके कारण ही G20 बना हुआ से। नहीं तो पहले तो बाकी कंट्री को लोग लेते भी नहीं थे अपने ग्रुप में। उनका जो G7 का ग्रुप था वो सारा कुछ जो भी उनको इशू हैंडल करने होते थे वही लोग अपने में करते थे और दूसरे लोगों को बोलने का कोई चांस नहीं मिलता था। तो G7 तो रिवैम्प हुआ, इसलिए G20 का जन्म हुआ। तो प्रेशर तो इससे बनेंगे ही, लेकिन अभी भी हमको जो लगता है अमेरिकन और इंक्लूडिंग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं
वो लोग इसको एंटरटेन करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि कहने के लिए तो बहुत दिनों से हो रहा है। ये सही बात है कि जब रिवैम्प होगा तो इंडिया को भी चांस मिलेगा। जापान का नंबर तो खैर बहुत आगे है पहले से, काफी दिन से, क्योंकि जापान का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है यूएन में। तो उसका नाम तो है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि काफी समय लगने वाला है। इतनी जल्दी वो लोग इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके पोजीशन को चैलेंज करता है। आपकी बात सही है, मैं मानता हूं कि जल्दी नहीं होने वाला है, बट जब भी प्रपोजल होगा कि यूएन का रिफॉर्म्स की बात होगी, तब इन्हें पावर्स डेलीगेट करना पड़ेगा। और हम्म। आपने जो बात की है कि अभी जो G20 का जो समिट है उसकी हम्म। प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। हम्म। इंडिया की प्रेसिडेंसी होने से एक तरह से आज जो मीटिंग हुई है, जो लास्ट में आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग दोनों ने हाथ दे एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज, उन्होंने शेक हैंड किया। इसका मतलब ये है कि जी आएंगे इंडिया। हम्म। और इस दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव समिट। इसमें व्लादिमीर पुतिन के भी आने की संभावना है। एक तरह से इंडिया एक पोर्ट्रे करेगा, इट इज एक्टिंग एज ए काउंटर बैलेंस फोर्स। एक तरह हम्म। से जो बोलते हैं ना, जो ट्रस्ट होता है इंडिया के ऊपर ज्यादा है। हम्म। इट इज इट इज द ओनली कंट्री विच कैन डील विद बोथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। हम्म। ऐसी कंट्री है जो जापान से भी डील कर सकती है, हम्म। रशिया के साथ भी डील कर सकती है। We can हम्म। deal with Iran and we can deal with America. We can deal with Iran and we can deal with Israel. So हम्म। जो और एक चीज बात है कि the way India supplied vaccines during the pandemic, या। उसमें सबको समझ में आ गया कि इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, अफगानिस्तान जो विच हैज बीन ऑलवेज अगेंस्ट इंडिया, उसको भी हमने एड दिया है। टर्की हम्म। में जब भूकंप आया था, द फर्स्ट कंट्री टू रेस्पॉन्ड वाज इंडिया। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले नेपाल में भूकंप आया था, तो हम्म। इंडिया पहले रेस्पॉन्ड करता है। और हम्म। जहां तक आपने देखा होगा यूक्रेन में कितने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को हमने वहां से इवैक्यूएट किया है। हम्म। सिमिलर ऑपरेशंस वर कैरिड आउट इन सूडान एज वेल। तो सबको मालूम है कि इंडिया इज अ कंट्री विच कैन बी रिलाइड, इट इज नेसेसरी फॉर द ग्लोबल पीस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रोथ करने वाली है, बिकॉज हमारे पास जो है यंग पॉपुलेशन है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। और हम्म। इसकी बहुत ज्यादा राइस होने वाली है, और ये स्पेंड भी करेंगे। और इंडिया इज नोन एज ए कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी एज वेल। हम्म। और आप देख लीजिए कि इंडिया के जो स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस है, जैसे यस्टरडे चंद्रयान जैसे 3 लॉन्च हुआ था, इससे हम्म। एक बहुत बड़ा स्पेस इकोसिस्टम बन जाएगा। हम्म। इंडिया विल बी एबल टू होस्ट कंट्रीज हम्म। by space launching, space manned missions, space हम्म। tourism, हम्म। space ecosystem, or even launching low orbit satellites, हम्म। uh, the low orbit satellites for internet connectivity. हम्म। आपको मालूम होगा SpaceX जो कंपनी है टेस्ला की, हम्म। यूक्रेन वॉर में दे प्रोवाइडेड इंटरनेट बेस्ड कनेक्टिविटी फ्रॉम सैटेलाइट्स। तो हम्म। उनके जो उधर के सैटेलाइट्स है, दे आर क्रैशिंग। देयर हम्म। इज अनदर कंपनी विच इज OneWeb। OneWeb ने क्या किया, पूरे धरती के सर्कल में उन्होंने सैटेलाइट डाल दी है, 638 सैटेलाइट डाल दी है। और लास्ट 2-3 साल में कम से कम 60 से 70 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए। और वो इतने कम दाम पे लॉन्च करने के बाद उन आगे ऐसा लग रहा है कि इंडिया विल बिकम द मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर लो ऑर्बिट एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स। और सेकंड, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप जैसे आप द मेजर एडवांटेज इज कॉस्ट। आजकल चंद्रयान 615 करोड़ में हुआ था, चंद्रयान 2 958 करोड़ में हुआ था। और उससे पहले मार्स का जो मिशन था 450 करोड़ में हुआ था। तो इतने कम अमाउंट में तो कोई कर भी नहीं पाता विद प्रेसिशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अभी आपने देखा भी होगा कि जब 2 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री उधर गए थे तो यूएस में, तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ था, वहां पे वी साइंड एन अकॉर्ड विद नासा। नासा के साथ हमने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया। नासा और इसरो मिलके स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज के लिए एक्सप्लोर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वहां से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है, और इसके अलावा फ्रांस इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू गिव अप द इंजन टेक्नोलॉजी टू इंडिया। जो साफरान के इंजन है वो देने को तैयार है। और ऐसा हो सकता है कि फ्रेंच का जो रफाल है वो जेट्स इंडिया में बने, और उससे जो बोलते हैं ना कि वो ग्लोबल डिफेंस प्रोडक्शन का हब इंडिया बन जाए। और इसी के कारण जी ने भी अपना इंजन हमको दिया है।
इसका एक ही महत्व है कि यूएस वांट्स इंडिया टू बिकम एज अ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग अप फॉर डिफेंस, फॉर लॉजिस्टिक्स डिफेंस इन द एशिया पैसिफिक। जो भी शिप्स होते हैं, जो वहां की जो यूएस की 7th फ्लीट है, जो भी है, जो इंडिया आती है, आज भी चेन्नई के पास एलएनटी कर रहा है उसका रिपेयरिंग। तो ये बहुत सारे फैक्ट हो रहा है कि इंडिया इज बीइंग पोजीशन एंड इट इज टेकिंग द लीडरशिप रोल। अभी हम लोग हमारे जो ब्रिक्स हैं इसमें अगर हम देखेंगे इकोनॉमी के हिसाब से तो सबसे बड़ी कंट्री जो है वो चाइना है ना। लेकिन हमने देखा है कि चाइना में जो एक्टिविटी है वो लॉकडाउन के बाद से ही है ना, उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नीचे की तरफ जा रहा है ना। उसके कंज्यूमर प्राइसेस गिर रहे हैं, रियल एस्टेट भी उसका क्राइसिस में है, और उसका जो एक्सपोर्ट्स है उसमें भी काफ़ी गिरावट आ गई है। इसके साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे है ना, वो भी काफ़ी बुरा हाल हो गया है उसका। तो ऐसी हालत में आप क्या देखते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है अभी तो सही में काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो किस तरफ जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो ये डॉलर अरेंजमेंट चल रहा है आज की डेट में, जिसमें डॉलर इज अ रिजर्व करेंसी, इसके कारण ये अमेरिकन कंपनीज ने जाके चाइना में इन्वेस्ट किया, और उधर उन्होंने चाइना का जो लो कॉस्ट कैपिटल, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, लेबर, उनको यूज करके दे हैव सेटिस्फाइड देयर ओन कंजम्पशन। आज अमेरिका डॉलर प्रिंट कर रहा है, चाइना उस डॉलर को अर्न करके वापस अमेरिकन ट्रेजरी में डालता है। तो इट इज समथिंग लाइक अमेरिका इज फाइनेंसिंग, चाइना इज फाइनेंसिंग अमेरिकन कंजम्पशन। ओके, तो इस अरेंजमेंट से दोनों कंट्री का काम चल रहा था 20, 25, 30 साल से, जो भी चल रहा था 1978-80 से, जब डेंग ज़ोपिंग उधर आए थे, और उसके बाद उसके पहले हेनरी किसिंजर गए थे, तो उन्होंने इंश्योर कर दिया कि यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी रहे। आज चाइनीज इकोनॉमी 19 ट्रिलियन है, क्योंकि इट इज नाउ नोन एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो उधर का प्रोडक्शन है उसका स्केल आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम क्या हुआ उसमें, चाइना ने सब कुछ अच्छा किया, बट चाइना ने एक और एक काम किया था कि 1980 में क्या हुआ था, जब डेंग शाओपिंग आए थे, तो उन्होंने माओ की सारी पॉलिसी रिवर्स कर दिया, जिसके कारण जो पहले लोग विलेजेस में रहते थे वो सिटीज में आने लगे। सिटीज में आने के बाद उनको वहां पे हाउसिंग का काम हुआ, और हाउसिंग एक ऐसी चीज है, चाइना में जैसे इंडिया में है, वहां पे प्रॉपर्टी लेना एक बहुत एक सोशल, दिस इज अ सोशल, एक तरह से प्रेस्टीज का इश्यू हो गया है। तो उस प्रेस्टीज के इश्यू के साथ सब लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चालू किया, और आज ऐसा हालत है कि 30% ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन रियल स्टेट। यह बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या हुआ कि चाइना के अंदर एक और एक चीज होता है कि वहां पे 3 स्ट्रक्चर है। एक तो फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविजनल स्ट्रक्चर और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को टारगेट्स दिया गया है कि आप रेवेन्यू रेस करो, और उनका एक ही स्रोत ऑफ रेवेन्यू है थ्रू लैंड सेल्स एंड अदर थिंग्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, प्रॉपर्टी। तो उन लोगों ने क्या किया, जो टू मीट द रेवेन्यू टारगेट्स, उन लोगों ने अंधाधुंध लोन्स लेना चालू किए। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, एक इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने फ्लोट किया, जो उसको वो बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट फिनेंस व्हीकल। उस फिनेंस व्हीकल में आज का जो डेप्थ है अराउंड $9 ट्रिलियन है। आप सोच लीजिए, उनकी इकोनॉमी है 19 ट्रिलियन, उसका जो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट फिनेंस व्हीकल है वो 9 ट्रिलियन है। देयर इज एन अनदर फिगर, चाइना का फिगर ऐसा है कि आप जितने पब्लिकेशन पढ़ोगे उतना ही डेटा आएगा। जो उनकी जो शैडो बैंकिंग है, जिसके अंदर विच इज अनरेगुलेटेड, मतलब जिसके गवर्नमेंट के ओवरसाइट में नहीं है, दैट इज टोटली अराउंड $23 ट्रिलियन। उसके अलावा आज से 3 या 4 साल पहले रिपोर्ट आई है कि डेब्ट टू जीडीपी ऑफ चाइना इज 300%। उनकी इकोनॉमी अगर 19 ट्रिलियन है तो उनके डेब्ट है अराउंड 50 ट्रिलियन प्लस। उनके पास रिजर्व कितने के हैं, 3 ट्रिलियन। तो उसको भी अगर आप माइनस कर दो तो उनका तो दिस इज दिस मुझे इसको लग रहा है चाइनीज सब प्राइम क्राइसिस ब्लैक होल। $30 ट्रिलियन का एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मुझे नजर आ रहा है। ये फिगर्स डिस्प्यूटेड भी है, पर आसपास हो सकता है। आपको याद होगा 2008 में यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आया था। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्राइसिस था 3.2 ट्रिलियन। उस समय 2008 में यूएस की इकोनॉमी थी 15 ट्रिलियन की, तो वो अब्सॉर्ब कर चुकी थी।
आज एक 19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जिसका डेप्थ अराउंड 30 ट्रिलियन प्लस है, जो उसका सब प्राइम एंड अदर क्राइसिस जो जो भी वो बोलते हैं, आप उसको आप ट्रस्ट रख पाओगे क्या? अब चाइना क्या कर रहा है, ये अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यूज करके दे आर ट्राइंग टू एंट्रैप द अदर कंट्रीज। उन्होंने 40 कंट्री को अराउंड $1 ट्रिलियन का लोन दे दिया है, और अगर वो लोन नहीं देते हैं तो उनके जो रिजर्व होते हैं, उनके जो पोर्ट्स है वो उनके हो जाते हैं। आपने देखा होगा श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट्स, और उसके बाद श्रीलंका में वहां के जो राष्ट्रपति थे राजपक्षे, उनको भागना पड़ा। पाकिस्तान जो आज चाइना के डेट में है, उसकी हालत खराब हो चुकी है। बांग्लादेश, उसकी हालत खराब हो चुकी है। नेपाल अभी बोल रहा है कि आप हमें फूड ग्रेन्स भेजिए। सिमिलरली अफ्रीका में भी यही काम किया है। तो बहुत सारे कंट्रीज अभी चाइना को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके डेब्ट्स रीनेगोशिएट हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो आपने थोड़े दिन पहले देख लिया होगा कि बलोच लिबरेशन फ्रंट ने चाइनीज को टारगेट करना चालू कर दिया। और जितने भी प्रोजेक्ट्स उधर बनते हैं, वो उधर की लोकल पॉपुलेशन को केटर नहीं करते हैं। वीआरआई के प्रोजेक्ट्स, इट एक्चुअली हेल्प्स द चाइनीज। तो आज चाइनीज को जो रॉयल्टी राइट्स देने चाहिए इन कंट्रीज में फॉर यूजिंग द रिसोर्सेज, फॉर गिविंग देम द लैंड बॉर्डर, चाइना उन लोगों को बोलता है कि आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आप मुझसे लो, पैसा भी मुझसे लो, मैं मटेरियल्स दूंगा, मेरे ही आदमी रहेंगे, और आप उसके ऊपर वापस इंटरेस्ट भी देना। तो ये जो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस है, चाइना के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आज ऐसी हालत है कि चाइना नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स चाइना। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि ब्रिक्स के अंदर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत लोग डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, हमें किसी को नीचे लाने की हमें कोई इच्छा नहीं है। वहां मेरा मानना है कि वी शुड ट्राई टू इंटरनेशनलाइज रूपी। हमें रूपी को इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? हमारे पास ट्रस्ट है, हमारे पास यूपीआई है, जो अभी 40+ कंट्रीज में यूज हो रहा है। हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ लोकल ट्रेड करेंसी अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो अराउंड 20 कंट्रीज के साथ हम लोकल ट्रेड करेंसी में कर रहे हैं। और उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि इस अक्टूबर से ब्रिक्स विल इश्यू रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। ये एक डेब्ट मार्केट में बहुत बड़ी चीज है। इससे अगर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स यूज कर पाएंगे तो हम इजीली फाइनेंसिंग कर पाएंगे। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि गिफ्ट सिटी भी हमने एस्टेब्लिश कर दी है इस पर्पस के लिए, ताकि हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चैनलाइज कर सके। इसके मेरा ये मानना है कि इंडिया इज एमर्जिंग एज एन ऑल्टरनेटिव और चाइना इज गोइंग डाउन हिल। द प्रॉब्लम इज नन ऑफ द सो कॉल्ड एनालिस्ट और ये जो ग्लोबल मीडिया सेल है, ये कभी आपको नहीं बताएंगे कि चाइनीज जीडीपी इज 300%। मैं आपको आर्टिकल भेज देता हूं, बट आप मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई नहीं बताएगा। एवरीबडी वांट्स टू ओवरलुक इट। यूएस की जीडीपी है 27 ट्रिलियन, उनका डेप्थ है 35 ट्रिलियन। चाइना का जीडीपी है 19 ट्रिलियन, उनका डेप्थ अप्रोक्सीमेटली जो डेटा बोलता है वो भी 2019 का है, इट शुड बी 57 ट्रिलियन, जो उनके फिगर्स बताते हैं। ये मैक्स कैलकुलेशन है, सिंपल सा चीज है। बट यहाँ पे एक चीज है कि वी वुड लाइक टू इग्नोर द फैक्ट्स। और सेकंड, आपको मालूम पड़ गया होगा कि 2020 में जब ये कोविड फैला था, चाइना ने अपने बॉर्डर्स तो बंद कर दिए थे, पर ओवरसीज फ्लाइट को चालू रखी, जिसके कारण कोविड सारे दुनिया में फैल गया। और 2 साल तक हमको वी हैड टू बी कन्फाइंड, एंड कितने लोगों ने अपने रिश्तेदार खोए हैं। आप उस कंट्री को बिलीव कर सकते हो। और आपको ये बात के भी आप ये बात से भी आप शॉक हो जाओगे कि चाइना का जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वो नए पैथोजेंस और वायरस बना रहा है। और उसका टेस्टिंग कहां पे हो रहा है मालूम है आपको? पाकिस्तान में। आज तक उन्होंने 4000 पैथोजेंस डेवलप कर दिए हैं। और बात थोड़े दिन पहले बिल गेट्स ने बोला था कि 2023 में मार्च में बोला है उन्होंने कि शायद 2025 में नया वायरस भी आ सकता है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। बिल गेट्स ने यही बात 2017-18 में बोली थी, कोविड से पहले। तो ऐसा लोग क्या आजकल क्या हो गया है, एक तरह से नया ट्रेंड हो गया है, जो हम परसीव थ्रेट्स बोलते हैं, जो उसको लोग उसको कॉन्स्पिरेसी थियरीज बोलते हैं। आज जैसे इंटेलिजेंस के पास भी बहुत सारे इनपुट्स होते हैं कि 10 में से एक हिट होता होगा, एक नो केसेस कोई तवज्जो नहीं होती होगी, बट वी हैव टू टेक द थिंग, वी कैन नॉट बिलीव चाइना। और इस कंट्री को बिलीव कौन करना चाहेगा बताइए? यूएस को बिलीव करना है, क्योंकि यूएस का जो कंजम्पशन होता है वो चाइना सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी कंट्रीज ऑब्लिगेटेड नहीं है। यूरोप को करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज हैव हेवीली इन्वेस्टेड इन चाइना। उन्होंने शैडो बैंकिंग में बहुत पैसा देके रखा। इंडिया को जरूरत नहीं है। आज जो स्टैंड अप आप देख रहे हो एलएसी में क्या हो रहा है, 2020 में
2020 में हमारे 20 सोल्जर्स मर गए थे, हम उन्हें ऐसे ही भूल जाए? ट्रेड बेनिफिट्स ठीक है, बट आत्मसम्मान भी एक चीज होती है। तो मेरा ये मानना है कि डी डॉलराइजेशन है, इसको एक तरह से डिस्गाइज वे है टू प्रमोट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यॉन, कि यॉन बन जाए रिजर्व करेंसी और लोग यॉन यूज करें, बट कोई यूज करने वाला नहीं है। हमें इसके अंदर पढ़ना भी नहीं है कि ये डी डॉलराइजेशन है या यॉन है, हमें अपना रुपी को स्ट्रॉन्ग करो, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर रुपी, और आगे अगर कोई कॉमन करेंसी किसी ब्लॉक का बनता है और हम अगर स्ट्रॉन्ग हुए तो हमारी बात नोट की जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि उसके हाँ, तो लेट अस, मेरा एक ही चीज मानना है कि वी शुड फोकस ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी रादर देन एनीथिंग। आप यूएस, आप कितना भी कर लो, अगर कल चाइना के साथ हमारा कोई अगर वॉर हो जाता है तो उस समय हमके स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देने वाला अमेरिका ही रहेगा। आप ये, रशिया हमारे साथ नहीं आएगा, रशियन इकोनॉमी इज नाउ टाइड अप विद चाइना। तो हमें अपने बेट्स बरोबर प्लेस करने पड़ेंगे, वी हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। हमें सब किसी के साथ कोई भी ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं है, इट इज अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, उसमें रखो और इसी साथ अपने आप को बढ़ाओ, मेरा ये मानना है। चलिए उमेश अग्रवाल जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। काफी जानकारियां मिली ब्रिक्स समिट के बारे में। अभी इसमें से देखते हैं और भी बहुत सारी बातें निकल के आएगी तो हम लोग फिर से उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। देखिए देखिए, एक और एक चीज है कि ब्रिक्स के अंदर आज बात ब्रेकिंग बात बहुत बोली गई है, आप ये करो वो करो, ठीक है, बट हमें समझना पड़ेगा कि सीआईए जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डॉलर की हिजोमनी बचाने के लिए उन्होंने सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को हटा दिया, उनको मरवा दिया। तो सब कुछ अच्छा लगता है कि सब लोग बोलते हैं कि डॉलर ये हो जाएगा